15 जुलाई के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में आप सभी को आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड 15 जुलाई के करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाएंगे जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, मेंस की प्रैक्टिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए पहले पॉइंट पे आते हैं। प्रज्ञाता, ये प्रज्ञाता है क्या? तो चलिए, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी कोरोना वायरस के कारण कोविड-19 के कारण जो है लॉकडाउन है हर जगह पे और कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अब ऑनलाइन शिक्षा जो है हर जगह प्रचलित है, हर जगह चल रही है। तो इस ऑनलाइन शिक्षा के तहत स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है जो कि एचआरडी मिनिस्टर के द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या क्या। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं हम लोग। प्रमुख बिंदु, इन दिशा निर्देशों के तहत 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन ऑनलाइन पढ़ाई की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे यह जो प्रज्ञाता है, प्रज्ञाता इसके अंदर में आता क्या क्या है? तो इसके अंदर में आप देखिए 8 चीज़ें आती है। तो क्या है? पहला तो प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, टॉक, असाइन, ट्रैक एवं एप्रिशिएट। तो इस तरह से 8 गाइडलाइन है, 8 चीज़ें हैं जिसके तहत जो है यह पूरा रेगुलेट होगा। ठीक है, दिशा निर्देशों के मुताबिक प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए प्रतिदिन अधिकतम 30 मिनट की समय सीमा निर्धारित की गई है। तो प्री प्राइमरी के लिए कितने मिनट की निर्धारित की गई है? तो 30 मिनट के लिए। ठीक है, 1 से 8 के लिए जो है 30 से 45 मिनट के लिए अधिकतम 2 ऑनलाइन सत्र चलाए जा सकते हैं। तो 2 सत्र में 30 से 45 मिनट की चीज़ें की पढ़ाई हो सकती है, ऑनलाइन पढ़ाई। ठीक है, 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए, जबकि 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए 30 से 45 मिनट के अधिकतम 4 सत्र चलाए जा सकते हैं। तो यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए प्री प्राइमरी के लिए कितना मिनट? तो 30 मिनट। 1 से 8 के लिए कितना मिनट? तो 30 से 45 मिनट की 2 सत्र। और 9 से 12वीं के लिए क्या है? तो 30 से 45 मिनट के लिए 4 सत्र। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई के दिन राज्य अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। और मैं आपको यह बता दूं कि यह एडवाइजरी है, इसको यह दिशा निर्देश मैंडेटरी नहीं है। इसको यह जो है राज्य सरकारों पे डिपेंड करेगा कि वो इसको किस तरह से अप्लाई करती हैं। चलिए पहले हम लोग देख लें कि कोरोना महामारी का असर 24 करोड़ से अधिक छात्रों पर पड़ा है। यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखने वाली बात है। और 24 करोड़ से अधिक छात्रों पर पड़ा है। ऐसे में स्कूलों को शिक्षा के तौर तरीके में बदलाव करने होंगे क्योंकि जिस तरह से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि स्कूल्स जल्दी से जल्दी नहीं खुल पाएँ, स्कूल्स को खुलने में टाइम लगे। ठीक है, तो इसलिए जो 2020 की जो साल है वह बच्चों की बर्बाद नहीं चली जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने एचआरडी मिनिस्ट्री ने क्या किया है कि यह गाइडलाइन जारी की है, एडवाइजरी जारी की है। तो चलिए नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, इस मंदिर के बारे में जानते हैं। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2011 में दिए गए केरल उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए केरल के तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा है। ठीक है, मुख्य बिंदु पे आते हैं। न्यायालय में शाही परिवार ने मंदिर को सार्वजनिक मंदिर के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने भविष्य में मंदिर के पारदर्शी प्रशासन हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। त्रावणकोर के अंतिम शासक चिथिरा थिरुनल बलराम वर्मा की वर्ष 1991 में मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात मुख्य कानूनी प्रश्न यह था कि क्या अंतिम शासक की मृत्यु के बाद उनके भाई उत्तरेदम थिरुनल मार्तंड वर्मा त्रावणकोर का शासक होने का दावा कर सकते हैं। तो इस मंदिर के स्वामित्व और प्रबंधन त्रावणकोर कोचीन हिंदू धार्मिक संस्था अधिनियम 1950 के अनुसार
ठीक है, किसके अनुसार, तो यह ध्यान में रखिएगा, हिंदू त्रावणकोर कोचीन हिंदू धार्मिक संस्था अधिनियम 1950 के अनुसार त्रावणकोर के शासक शब्द के सीमित अर्थ के अंतर्गत इस दावे की जांच की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिनियम 2019। देखिए, देखते हैं इस नियम में क्या है। पहचान प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए चिकित्सा परीक्षण की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए इसके प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं। सभी शैक्षणिक संस्थानों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए किसी भी उत्पीड़न अथवा भेदभाव के मामले की सुनवाई करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। ठीक है, अधिनियम की धारा 18 में ट्रांसजेंडर समुदाय के विरुद्ध अपराधों और दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, धारा 18 को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और डीजीपी के तहत एक ट्रांसजेंडर संरक्षण सेल का गठन करेगी। कोई अपराध में धारा 18 के तहत जुर्माने के साथ 6 महीने से 2 साल तक की कारावास हो सकती है। तो इसमें जो कारावास की सज़ा है या तो वो क्या है, इसमें जो सज़ा क्या है तो वह क्या है, धारा 18 के तहत जुर्माने के साथ 6 महीने में से 2 साल तक की कारावास उसको हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आईआर से रिलेटेड है। तो चलिए देखिए, ईयू और भारत से के रिलेशन से रिलेटेड है। आगामी आभासी यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन ने नेताओं द्वारा द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौतों BTIA पर वार्ता में तेजी लाने की उम्मीद की जा रही है। प्रमुख बिंदु को देख लेते हैं। भारत तथा EU के मध्य एक मुक्त व्यापार क्षेत्र FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के मुद्दे पर काफ़ी समय से वार्ता चल रही है, परंतु मतभेद के कारण वार्ता रुकी हुई है। यूरोप भारत को संरक्षणवादी मानता है और आत्मनिर्भर भारत के अभियान के बाद और आशंका बढ़ गई है। ठीक है, EU भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार तथा निवेशक है। ये इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे। यूरोपियन यूनियन क्या है, तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और निवेशक है। भारत के कुल वैश्विक व्यापार का 11% EU के साथ होता है। यह फैक्ट ध्यान में रखना है कि भारत के कुल वैश्विक व्यापार का 11% किसके साथ होता है, तो यूरोपियन यूनियन के साथ होता है। ठीक है, भारत आसान कार्य वीज़ा और सुरक्षित डेटाबेस स्टेटस की मांग कर रहा है। तो चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। मध्य प्रदेश वन विभाग के अनुसार राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में सिर्फ 68 डॉल्फिन बची हैं। यह ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश वन विभाग के अनुसार चंबल अभयारण्य में कितने डॉल्फिन बची हैं, तो 68 डॉल्फिन बची हैं। देखिए, बार बार ये न्यूज़ में आता है कि इतनी डॉल्फिन बची हैं, इतने बाघ बचे हैं। तो यह ध्यान में रखने वाली बात है कि जब प्रजातियां जो हैं वो धीरे धीरे कुछ प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे हैं, और बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि पूरे हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में सभी जीवों की संतुलन बनी रहे। क्योंकि जीवों के संतुलन को बने रहने से क्या होता है कि हमारा जो सप्लाई, हमारा जो चेन है वो बना रहा, आहार चेन है वह बना रहता है। ठीक है, और हमारी जो दैनिक जो क्रियाकलाप है वह बैलेंस बनी रहती है। ठीक है, तो प्रकृति में जब जीवों की अधिकता या जीवों की कमी तो एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए, जनरली जब जीवों की कमी एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो उस समय क्या होता है, प्रकृति में अनबैलेंस होने लगता है, यानी कि असंतुलन होने लगता है। तो इस हिसाब से यह पर्यावरण के हिसाब से यह सब चीज़ें पढ़ी जाती है। इसलिए अगर हमेशा आपको दिखने में आता हो कि इस पर
पर्टिकुलर प्रजाति जो है यह ख़त्म होने के कगार पे है, या इसकी संख्या बढ़ी है या इसकी संख्या घट गई है। इसके बारे में अभी पिछले 1-2 दिन पहले ही हमने न्यूज़ में पढ़ा था, बाघों की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों के लिए। ठीक है, इसके आगे पॉइंट में हम लोग आते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरती है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। किससे किससे? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से। इस रिपोर्ट के अनुसार पहले देखिए, पिछले 4 वर्षों में चंबल नदी में डॉल्फिन की संख्या में कितने % की कमी आई है? तो 13% की कमी आई है। तो 2 पॉइंट आपको मिले यहाँ से कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरती है। और रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि पिछले 4 वर्षों में चंबल नदी में डॉल्फिन की संख्या में कितनी कमी आई है? तो 13% की कमी आई है। 2 पॉइंट आपको मिले। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की स्थापना जो कब हुई थी, यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यह क्या है? 1979 में हुई थी, 1979 में हुई थी। और चंबल नदी की 425 किलोमीटर की लंबाई के साथ की गई थी। ठीक है, इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य भी कहा जाता है। तो इसका नाम, दूसरा नाम भी ध्यान में रखेंगे। तो इसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य भी कहा जाता है। यह अभयारण्य भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र है। चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे संक्षेप में, जो कि प्रिसाइज वे में देखते हैं। हर एक करंट अफेयर्स में हम लोग परफेक्शन है इसकी तरफ से जो प्रोवाइड किया था, उसमें लास्ट में आपको महत्वपूर्ण मुद्दे जो कि कुछ संक्षेप में दिए जाते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जीएसटी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की गोवा बेंच ने कहा है कि अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर पर 18% जीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है, हैंड सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु अधिनियम में वर्गीकृत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अर्थव्यवस्था से है। नाबार्ड ने प्राथमिक कृषि साख समितियों की को कंप्यूटरीकृत करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कितने करोड़ आवंटित किए हैं? तो 5,000 करोड़। तो चलिए दोनों पॉइंट को हमने देखा। तो अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर पर कितना % जीएसटी लगाया जाएगा? 18% जीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है, और नाबार्ड ने प्राथमिक कृषि साख समितियों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए कितने करोड़ रुपए दिए हैं? तो 5,000 करोड़ रुपए दिए हैं। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं, जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बनता है। प्रतिदिन यहाँ बनाए जाते हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि वरदान है या अभिशाप? जनसंख्या नियंत्रण हेतु सरकारी नीति की समीक्षा करें। ठीक है, वैश्विक स्तर पर शीर्ष को छूने से आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में कैसी प्रभाव पड़ेगी? ठीक है, क्वेश्चन को समझ गए होंगे। भारत में जनसंख्या वृद्धि क्या है? वरदान है या अभिशाप? इसके बारे में जनसंख्या नियंत्रण हेतु सरकारी नीति की समीक्षा करें। सरकारी नीति जो चल रही है जनसंख्या नियंत्रण के लिए, उसकी समीक्षा करें। वैश्विक स्तर पे क्या है? शीर्ष को छूने से आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में कैसे प्रभाव पड़ेगी? ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जनसंख्या यदि शीर्ष को छुएगी तो उससे आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी पॉइंट है, शिक्षा प्रणाली में, दूसरी क्वेश्चन है, शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन के लिए उठाए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए सकारात्मक पहलू की व्याख्या करें। थर्ड क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के विभिन्न पहलुओं की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि सम्मान की ज़िंदगी जीने के लिए कौन कौन से परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे 16 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक और भी जो वीडियो डाले जाते हैं उसको देखते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग आते हैं। थैंक यू।